हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं, क्योंकि फिर से बोलने की आदत है और आपके इस नए प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि आप लोग प्रकाश सर से भली बात परिचित हो चुके हैं, अब बारी है मुझसे रूबरू होने की, मुझसे समझने की, मुझसे पढ़ने की। चलिए बच्चों, मैं शिवा सर इस चैनल पर, जो कि प्रकाश मैथ्स पॉइंट चैनल है, इस चैनल पर रेगुलर बेस पर आपको क्लास 11th 12th एज वेल एज 9th 10th का फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूंगा और प्रयास करूंगा कि बिहार के हर एक आखिरी तख्ते पर बैठा हुआ बच्चे को फिजिक्स अच्छे तरीके से, डीप डास्टिंग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी एम को, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए अपने सभी इरादों को मजबूत करके हम आ चुके हैं पहली क्लास को लेकर। और ये पहली क्लास कोई क्लास नहीं होने वाली है, ये होने वाली है इंट्रोडक्टरी क्लास। अब इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब क्या होता है? आखिर में आप घर बनाने जाते हो तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी यह होती है कि सबसे पहले आप समझो, आप एक मिस्त्री या जो भी पूरा मैनेजमेंट आर्किटेक्चर होता है उसके मिलते हो, आप समझते हो कि घर बनाने में क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे कहां से मटेरियल और कलेक्ट किया जाएगा, तब तो आप हाथ डालते हो। पहले ही नहीं आप ईंट जोड़ने लग गए हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस पूरे फिजिक्स के दौर में, पूरे फिजिक्स के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, यानी हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, और मेरी खुद की क्या अप्रोच रहने वाली है, किस अप्रोच से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और क्या मैं अपने द्वारा किए गए वादों का निर्वहन करूंगा। सारी बातों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 2024-2025 यानी जो इंटर का परीक्षा होने वाला है, कौन से साल में? 2025 में। 2024 का इंटर और मैट्रिक का परीक्षा बिहार में बीत चुका है और अभी तैयारी होने वाली है जीत की, और वो भी नेक्स्ट सेशन अर्थात 2025 के लिए होने वाली है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर हमने तैयारी कर लिया है, हमने कमर कस लिया है। यदि आप अभी तक लापरवाही कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कल या परसों से तैयारी करेंगे, तो यह आपकी सोच गलत है बाबू। आपको परीक्षा इंटर में एक बार देना है, और इंटर का मतलब होता है एंटर, यानी आप प्रवेश कर रहे हो। प्रवेश करने के समय में आप गलती नहीं करना है आपने, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस बिहार बोर्ड के स्पेशल काइंड ऑफ सिलेबस को हम लेके चलेंगे, जिसमें मैं फिजिक्स को पूरा तरीके से डीप डास्टिंग में कवर करूंगा, और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पिछले लगभग 5 सेशन से अप टू 12th फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और मेरे बहुत ऑफलाइन के दौर में, अभी आप ऑनलाइन में मैं एक तरीके से नया हूं आप कह सकते हो, और आपके सामने भी मैं नया ही हूं। अभी आप यहाँ पर यह चीजें समझ सकते हो कि यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में कई बेहतरीन बच्चों को रिजल्ट दिलवाया है, जिसमें से 98 आउट ऑफ 100, 97 आउट ऑफ 100, 96 आउट ऑफ 100 ऐसे रिजल्ट हमारे ऑफलाइन के बच्चों के रहा है जिन्हें मैंने पढ़ाया है। तो अभी आपको एकदम कमर कस के तैयार हो जानी है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पीपीटी की ओर, जो कि होने वाला है सिलेबस और यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहले आप इस पूरे स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि एग्जाम पैटर्न को मैंने किस प्रकार से डेकोरेट करा है। डेकोरेट करने का मतलब बेसिक नॉलेज, हमें बता तो रहे हैं घर बनाने के लिए पहले मटेरियल कलेक्ट करना है, वही मटेरियल है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, समझिए बात को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख दिया है क्या? एग्जाम पैटर्न। अब ये जो एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न को कैसे कैसे हमें समझना है, क्योंकि इतना आप लोग सब लोग जानते हो 70-30 का जो रेशियो निकल के आता है कि आपका जो परीक्षा होगा, जो पैटर्न होगा, वो 2 पार्ट्स में होगा। एक हो गया लिखित परीक्षा, और दूसरा क्या होता है? प्रायोगिक परीक्षा, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और डिपेंड करता है आपके स्कूल और स्कूल टीचर के और मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ चीजों को और अगर एलिमिनेट करना चाहूं
तो उस एलिमिनेशन के कैटेगरी में मैं क्या क्या कर सकता हूं वो चीजें समझिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जो आपके रिटन एग्जाम होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 70 मार्क्स के होंगे, यानी 70 नंबर के होंगे। और वहीं पर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो कितने होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को पता होता है कि स्कूल में अगर अटेंडेंस ठीक ठाक है और आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, थ्रू आउट द ईयर आप क्लासरूम स्टूडेंट बने रहे हो, तो आपको 30 में से 30, 30 में से 29, 28 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। अब हमें जो चुनौती हमारे सामने है, जो हमें समझना है वो क्या है कि 70 में से हम कितना गेन कर पाते हैं, कितना हम छीन के लेकर आते हैं एग्जामिनर से, कितना बटोर लेते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं, जो ये 70 मार्क्स का आपका पेपर है, इस पेपर का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इस पेपर का क्राइटेरिया 2 वैरायटी में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो सुझाया गया बताया गया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर होता है 35 नंबर का बहुविकल्पी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है 35 नंबर का, यानी 70 नंबर अगर टोटल है तो 35 का आपका क्या आ गया, बहुविकल्पी आ गया। ठीक है, यहाँ पर वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात इसका आंसर आपने क्या करना है, लिखना है, पेन से कॉपी में लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पर 35 नंबर का। अब ये जो 35 नंबर है, यानी जो 35 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें कैसे मिलेंगे। इस 35 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए कि 70 क्वेश्चन आएंगे। देखो कितना आसान है, पैटर्न में बहुत आसान है। आपने 70 क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसमें से 35 करना, 35 कर दियो, आपको भाई नंबर ले जाओ भाई, खाओ पियो, ऐसा एग्जामिनर का सिनेरियो रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 70 क्वेश्चन होता है, 70 क्वेश्चन में आपको नंबर कितने मिलते हैं, 35 नंबर। यानी हर एक क्वेश्चन में अथवा करके है, यह नहीं आ रहा तो यह कर लीजिए, ऐसा चीजें होता है। वहीं पर आपने इस 35 नंबर के मार्क्स को कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है, कैसे मैंने बांट दिया है, उस चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2 अंक वाले प्रश्न और कौन से 5 अंक वाले प्रश्न। यहाँ पर यह टोटल जो 35 नंबर का है, ऐसे सिनेरियो दिखता है। इसमें क्या होते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न, यानी 10 अंक, 10 प्रश्न होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के। यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न, तो 10 क्वेश्चन होंगे तो क्या होगा, 20 नंबर का हो गया। तो 20 नंबर का आ गया कौन सा, 2-2 मार्क्स वाले। ठीक है ना, यहाँ पर 2-2 मार्क्स वाले जो है ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 20 मार्क्स के हो जाएंगे। हाँ, इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्नों की संख्या, वह कितना होता है। अगर यहाँ पर 10 क्वेश्चन करना है, यानी इसमें कितना रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेगा। यानी इसमें भी आपको अथवा अथवा करके आपको मिल जाएगा, लिखना रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जो 5 अंक वाले क्वेश्चन है, 5 अंक वाले क्वेश्चन के केस में क्या होता है, आपको 3 ही प्रश्न करने हैं और आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। और लेकिन जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, यानी 10 करना है तो 20 था, वैसे ही यहाँ पर 3 करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। बात समझ में आ रही, तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसमें से 3 करना रहेगा। तो यह है ओवरऑल आपका एग्जाम का पैटर्न, जिसे आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है जी, ये इतना चीजें अगर हो गया हो तो बढ़ते हैं हम आगे। इसी चीज को हमने यहाँ पर कुछ यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करने का व्यवस्था बताया है। यानी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कितने हैं, 35 है। 35 मतलब क्या होगा, 35 मार्क्स के हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, इसके 2 गुने होते हैं, यानी 70 होता है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के, यानी 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क के, जो मैंने पीछे बताया है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, 10 सॉल्व करने हैं। लेकिन इसमें पूछा कितना जाता है, 20 क्वेश्चन रहता है, इसमें से आपको 10 ही करना है। उसी चीज को जो मैं पीछे बताया हूँ। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, करना रहेगा 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, मिसटाइप हुआ है मुझे लग रहा है, जहां तक ये 15 होना चाहिए, क्योंकि 15 और 20 35 और 35 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर क्या होगा,
तो आपका यह आ गया कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने देखे जा सकते हैं, 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 करना है और 5-5 मार्क्स का करना है। तो यह आपका पूरा समझ चुके हैं कि यह एग्जाम पैटर्न है, आपने ऐसे ही एग्जाम देना है। मॉडल पेपर वगैरह बाद में धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए हमारे साथ, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा कि सर आप मतलब बताइएगा कि किस प्रकार का कंटेंट आपने चाहिए, आपको किस प्रकार की पढ़ाई या किस मॉड्यूल की पढ़ाई चाहिए। उस प्रकार का फिजिक्स की पढ़ाई कंप्लीट करवाने की गारंटी मैं लेता हूं, अर्थात शिवा सर लेते हैं, ठीक है जी। इस बात की मैं पुष्टि करते हुए अपने आगे के स्लाइड पर पहुंचूं अगर, तो इसमें मैंने यूनिट का कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन मैंने करके रखा हुआ है। यानी हमारे इस पूरे भाग दौड़ वाले क्लास में, चाहे इस पूरे इंट्रोडक्टरी क्लास में यूनिट कितने हैं, कितने यूनिट हमें पढ़ना है, इन चीजों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो यूनिट है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज स्थिर वैद्युतिकी, और यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। हाँ ध्यान दीजिएगा कि 8 मार्क्स के पूछा जा रहा है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि 8 मार्क्स का अगर पूछा जा रहा है तो अथवा करके जाएगा तो कम से कम पूछा जाएगा तो 15 या 16 मार्क्स का इससे पूछा जाएगा, इससे कम आता ही नहीं है। 20-20 मार्क्स तक इससे जाते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। और उतना ही ज्यादा आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए सेकंड यूनिट जो है वह क्या है आपका, विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका यह भी 7 नंबर का है, और उसी प्रकार से वेटेज इसका भी है जैसे कि पहले का, ठीक है। तीसरे में देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद में एंड मैग्नेटिज्म के बारे में है। यह यूनिट भी क्या होने वाली है आपका 8 मार्क्स के देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अभी इसी में आप जज कर लोगे कि सर चैप्टर बता रहे हो, देखो बाबू चैप्टर नहीं है यह क्या है आपका यूनिट है। बात समझ में आ रही है, यह क्या है यूनिट है। अब यह यूनिट है तो चैप्टर्स क्या है, चैप्टर्स अभी मैं चैप्टर्स का भी क्लासिफिकेशन का व्यवस्था करके रखा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर 14 है, यानी एक यूनिट में हो सकता है एक से ज्यादा चैप्टर हो, ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए यह तीसरा यूनिट हो गया आपका। चौथा यूनिट मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट यूनिट यहाँ पर आपको दिखेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। यह 8 मार्क्स का और यह कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। यानी टोटल यहाँ तक जो आप देख पा रहे हो ये चौथा है, और ये कौन सा यूनिट है, 5वां यूनिट है। यह 5 यूनिट जो है यह पार्ट 1 बुक से, कितने बुक से, पार्ट 1 बुक से। आपके फिजिक्स में 2 पार्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर चैप्टर्स की बात किया जाए तो 8 चैप्टर होते हैं, और यूनिट की बात किया जाए तो 5 यूनिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख के यहाँ पर यहाँ डिनोट कर देता हूँ कि यह कौन सा है, पार्ट 1 के लिए है। यानी पार्ट 1 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये किसके लिए होगा, यह होगा किसके लिए, मैंने P2 लिखा है, अर्थात पार्ट 2 के लिए होगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप समझिए पार्ट 2 में एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है आपका ऑप्टिक्स, अर्थात प्रकाशिकी। जिस प्रकाशिकी में आप परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, उसके बाद में आप अलग अलग प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रकाशिकी इसमें 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है किरण प्रकाशिकी, एक होता है तरंग प्रकाशिकी। दोनों अपना एक अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसको हम कभी भी एलिमिनेट और हल्के में ले ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है बच्चा। चलिए ध्यान देते हैं ऑप्टिक्स में क्या है क्या नहीं है, वो तो हम लोग धीरे धीरे डीप डास्टिंग बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप समझिएगा बच्चा कि यहाँ पर जो प्रकाशिकी है अर्थात 6वां यूनिट है, इसके बाद में 7वां यूनिट क्या आ रहा है, विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, डुअल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन। तो यहाँ पर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर जो लिखा हुआ है यह भी एक यूनिट है जो कि छोटा यूनिट है और काफी ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट यूनिट है और यूनिक भी है।
पढ़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड कि मतलब पूछो ही मत, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में 8वां यूनिट जो आपको दिख रहा होगा, परमाणु और नाभिक। आपको चैप्टर मिलेंगे, परमाणु अलग मिलेगा चैप्टर और नाभिक अलग चैप्टर मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए परमाणु और नाभिक कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं, इनका वेटेज 6 मार्क्स है। इलेक्ट्रॉनिकी यंत्र लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा हुआ है, इसमें आपको सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ये कितने मार्क्स का होता है, 7 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। चलिए संचार व्यवस्था और अंतिम, यह 8 है, यह 9 है और ये क्या हो गया 10 यूनिट हो गया। संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आप बेहतर चीजें पढ़ते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर के पार्ट्स में भी आते हैं, इसमें आप गेट वगैरह के बारे में पढ़ते हो, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के या मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट होता है और इसका वेटेज हम देख पा रहे हैं कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो यह हमने किसको क्लासिफाई किया है, यूनिट्स को क्लासिफाई किया है, यानी आप यहाँ पर सभी यूनिट को अलग अलग डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इतनी चीजों को देखने और समझने के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पे, जो कि विषय सूची के यानी कंटेंट क्या है वह चीज समझते। सबसे पहला चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर होता है यानी अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आसान और स्कोर गेनिंग चैप्टर होता है। जब इसमें पढ़ाया जाएगा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है। इसमें आवेश के बारे में पढ़ना होगा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना होगा और बहुत सारे डेरिवेशन एज वेल एज बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग इस चैप्टर में डील कर रहे होंगे। तो बच्चा आप तैयार रहिए अपने कॉपी किताब के साथ में, तैयार रहिए अपने दोस्तों के साथ में और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूं कि मैं इस चैनल पर नया हूं, लेकिन आपको जो कंटेंट दे रहा हूं वो कंटेंट नया नहीं होने वाला है, वो कंटेंट यूनिक और बेहतरीन होने वाला है, वो कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होने वाला है पूरे बिहार बोर्ड के लिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए। तो यह मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो आपने बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों के लिए वही एक उत्साह का जरिया होने वाला है और कुछ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। चलिए जी, सबसे पहले हमने देख लिया कि अध्याय 1 क्या है, अध्याय 2 पे पढ़ते हैं। तो अध्याय 2 क्या है, स्थिर विद्युत की विभव तथा धारिता है, ठीक है जी। यहाँ पर दूसरा चैप्टर जो है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता है। यह देखिए जो चैप्टर्स लिखे गए हैं ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखे गए हैं और हर एक बोर्ड में अगर जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा लगभग यही सिलेबस फॉलो करता है, तो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता। हाँ कुछ चीजें हैं कि यहाँ के इसमें सिलेबस में है वहाँ नहीं है, अंदर की बात होती है, वो तो जब हम लोग पढ़ाएंगे तो डिस्कशन करते रहेंगे कि क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। चलिए यहाँ पर बहुत सारा जो रेफरेंस बुक होता है, जो अलग से बाहरी किताबें रहती हैं, हो सकता है कि इसमें एक चैप्टर में वहां पर 2 चैप्टर बना दिया गया हो, इस वाले चैप्टर में भी वो क्या किया जाता है 2 चैप्टर बना दिया जाता है, ऐसे होता है। लेकिन हमें कंटेंट से मतलब है बाबू, बहुत ज्यादा ताम झाम और नौटंकीबाजी करके कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, बस आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए, बस यही चीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, विद्युत धारा। चौथा यहाँ पर मैंने लिख दिया गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। 5वां है चुंबकत्व एवं द्रव्य और 7वां हो गया प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर हो गए। कहाँ से हो गए 8 चैप्टर, पार्ट 1 वाले बुक से हो गए 8 चैप्टर, ठीक है। वहीं पर आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे कहाँ पर, पार्ट 2 बुक पे, और सबसे पहला और इस अध्याय का 9वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था थोड़ा टाइम पहले इन पर्सपेक्टिव ऑफ द इन द रिगार्डिंग ऑफ द एटम ऑफ द ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी के हित में मैं बात कर रहा था। दूसरा चैप्टर क्या है, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति। अध्याय 12 परमाणु। 13 नाभिक। 14 हो गया अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें आपको बहुत सारा सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम का चीजों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है जी। ये पूरा चैप्टर आपने समझ लिया, इसको कैसे आपको हैंडल करना है वह थोड़ी सी बातों पर मैं डिस्कशन करूंगा और लास्ट इस वीडियो को यहीं पर
बाइंड अप कर दूंगा, खत्म कर। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरा जो तरीका होता है पढ़ाने का, सबसे पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं, ठीक है ना। कंसेप्ट यानी यहाँ पर जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, और कंसेप्ट अगर बेहतर है तो आप डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से डील कर ले जाओगे, बहुत बेहतर से सॉल्व कर ले जाओगे, ये मेरा वादा है। और आप बस सभी चीजों को सही तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा। जैसे मेरे पिछले समय का एक तरीका रहा है पढ़ाने का, जिस मेरे अनुभव के साथ में मेरे बच्चे 97 नंबर 98 नंबर 100 में से लेके आए हुए हैं, वही अनुभव, वही ऑफलाइन का अनुभव आपके सामने शेयर करने वाला हूं, और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में शेयर करने वाला हूं। जहां जरूरत होगा पीपीटी बनाएंगे, जहां जरूरत होगा पेन से लिखेंगे, हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। आपको अगर चाहिए हैंड रिटेन नोट्स तो वो भी मिल सकता है, आपको चाहिए टेस्ट पेपर वो भी मिल सकता है। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को अब बता दूं कि यही खत्म करना चाहूंगा। आप लोग इस चैनल को, यानी जो प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल है जिसके प्रकाश सर ऑनर हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ आने के लिए, और सभी चीजों को सही तरीके से टैकल करने और हैंडल करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं फिजिक्स में अपना दमखम दिखाऊंगा, और आप रहिए तैयार मेरे साथ हर एक कदम पर चलने के लिए। यदि आपने मैट्रिक का परीक्षा दे दिया है तो आपके लिए 11 का बैच चालू होगा, यदि आपने 11 में पढ़ रहे हो तो आपके लिए 12 का बैच चालू होगा, ठीक है। तो बी रेडी और शांति से सही से पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, और पढ़ेंगे हम लोग पहला चैप्टर, जो कि होता है, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, यानी वैद्युत आवेश तथा जो क्षेत्र, ये चैप्टर है, इसको ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला, और काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते बाद में, धन्यवाद।